संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 24 मई 2026 को अल्मोड़ा जिले में आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के लिए जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जनपद में कुल 6 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 1396 अभ्यर्थी शामिल होंगे। इन परीक्षा केंद्रों में रैमजे इंटर कॉलेज, अल्मोड़ा इंटर कॉलेज, एडम्स इंटर कॉलेज, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के लोअर कैंपस, मिडिल कैंपस और अपर कैंपस शामिल हैं। परीक्षा की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने सेक्टर मजिस्ट्रेटों और केंद्र व्यवस्थापकों के साथ बैठक की। बैठक में परीक्षा को सुचारू और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने तथा सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने पर चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परीक्षा के दौरान किसी भी अभ्यर्थी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सभी केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने, यातायात को सुचारू बनाए रखने और बिजली पानी की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त परीक्षा केंद्रों पर कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने को भी कहा गया। बैठक में परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा बल की तैनाती और प्रवेश व्यवस्था पर भी विस्तृत चर्चा की गई। अधिकारियों को आपसी तालमेल के साथ काम करने और परीक्षा को शांतिपूर्ण तरीके से पूरा कराने के लिए निर्देशित किया गया। इस बैठक में अपर जिलाधिकारी युक्ता मिश्र, आयोग के प्रतिनिधि और संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। जिला प्रशासन ने परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। अभ्यर्थियों से अपील की गई है कि वे परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचें और सभी निर्देशों का पालन करें। बागेश्वर में कांडा क्षेत्र के ग्रामीणों ने प्रमाण पत्र जारी करने में हो रही देरी को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र प्रमाण पत्र नहीं जारी किए गए तो आगामी चुनावों का बहिष्कार कर दिया जाएगा। स्थानीय लोगों ने बताया कि लंबे समय से वे विभिन्न प्रमाण पत्रों के लिए आवेदन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही के कारण उन्हें समय पर प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहे हैं। इस समस्या के कारण कई युवाओं की नौकरी, छात्रवृत्ति और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि बार बार शिकायत करने के बावजूद कोई समाधान नहीं निकल रहा है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को सरल और तेज बनाया जाए। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं और युवाओं ने कहा कि प्रमाण पत्र न मिलने से उनका भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 1 सप्ताह के अंदर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे चुनाव बहिष्कार करने को मजबूर होंगे। स्थानीय प्रशासन ने ग्रामीणों की मांगों को गंभीरता से लेते हुए आश्वासन दिया है कि शीघ्र ही सभी लंबित प्रमाण पत्र जारी कर दिए जाएंगे। खंड राज्य आंदोलनकारी संगठन की एक बैठक बंशीधर कांडपाल जी ब्लॉक अध्यक्ष के अध्यक्षता में एक बैठक की गई, जिसमें उत्तराखंड के राज्य जो बागेश्वर जनपद के 352 राज्य आंदोलनकारी पूर्व में चिन्हित किए गए हैं, उनको प्रमाण पत्र दिए जाने की मांग को लेकर यहाँ बैठक की गई। बैठक में सभी वक्ताओं ने कहा कि हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक सुरेश गड़िया जी के द्वारा विगत दिनों विधानसभा में भी ये प्रश्न उठाया गया था कि बागेश्वर जनपद के 352 आंदोलनकारी को प्रमाण पत्र दिए जाए करके उन्होंने ये विधानसभा में क्वेश्चन उठाया था। लेकिन सभी लोगों को लग रहा था कि अब माननीय विधायक जी के प्रश्न लगने के बाद इस पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी और प्रमाण पत्र दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक किसी को भी प्रमाण पत्र अभी तक नहीं मिल पाया है। तो हम इस आपके चैनल के माध्यम से सीसीएन चैनल को भी बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपकी जनता की आवाज़ को प्रमुखता से आप उठाते हैं। तो इस चैनल के माध्यम से हम माननीय विधायक सुरेश गड़िया जी से भी निवेदन करते हैं कि इसमें आप सभी बागेश्वर जनपद के जो 2009 से चिन्हित किए गए हैं, इनको प्रमाण पत्र दिए जाने के लिए अपने स्तर से आप प्रयास करेंगे और सब आंदोलनकारी आपका पूरा समर्थन करेंगे कि आपके द्वारा जो विधानसभा में क्वेश्चन उठाया गया है उस पर ये कार्रवाई की जाए। ये हम सब लोगों ने यहाँ पर अभी मीटिंग में ये चर्चा की गई है। धन्यवाद। बागेश्वर में कांडा क्षेत्र के सिमकुना में वन विभाग द्वारा एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। ग्राम प्रधान डॉली देवी की अध्यक्षता में आयोजित इस शिविर का मुख्य उद्देश्य वनाग्नि की घटनाओं को रोकना और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना था। शिविर में ग्रामीणों, महिलाओं और युवाओं को जंगलों में आग लगने से होने वाले नुकसान के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।
जिला पंचायत सदस्य सिमकुना सरोज आर्या ने बतौर अतिथि इसमें शिरकत की और सभी से वनाग्नि सुरक्षा के लिए सहयोग की अपील की। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि गर्मी के मौसम में छोटी सी लापरवाही भी बड़े वनाग्नि हादसे का कारण बन सकती है। उन्होंने लोगों से जंगलों में जलती बीड़ी, सिगरेट या आग न छोड़ने की अपील की। साथ ही वन संपदा और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए सामूहिक सहयोग का आह्वान किया गया। इस दौरान ग्रामीणों को वन संरक्षण, पर्यावरण संतुलन और जल स्रोतों को बचाने के महत्व के बारे में भी जागरूक किया गया। विभागीय कर्मचारियों ने वनाग्नि की सूचना तुरंत वन विभाग तक पहुंचाने की अपील करते हुए कहा कि जन सहभागिता से ही जंगलों को सुरक्षित रखा जा सकता है। कार्यक्रम में स्थानीय ग्रामीणों के साथ वन विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। यहाँ पर जिला पंचायत सदस्य सरोज आर्या जी और हमारे बीच में वन दरोगा जी और वनपीठ अधिकारी जी और हमारे बीच में समस्त लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हमारे गांव में दूसरी बार वनाग्नि सुरक्षा गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसे हम लोगों को समझना है जंगल में स्वयं आग नहीं लगती है, ये लगाई जाए। तो उन लोगों को जागरूक होना है और कभी भी जंगल में, जैसे कि पहले क्या होता था, एक हक वाली बात है। हम कल परसों ने दरोगा साहब से बात की, उन्होंने कहा कि एक हक है जो जंगल में हमें पेड़ चाहिए। उन्हें कहा कि सही कहा आपने, लेकिन उन्हें कहा कि हक ये होता है जंगल में आग लगती है तो गांव वालों को भी ये भी हक है जंगल जाके आग बुझाने, ये भी हमारा हक है। आज में हम अपने हक के लिए, हम लकड़ी के लिए कह रहे हैं, तो ये चीज क्या होता है जब जंगल में आग लगती है तो पहले समय अंग्रेज के समय में क्या होता था, सारे लोग जंगल जाके आग बुझाते थे। बांजगांव खेती खान गुप्तेश्वर महादेव मंदिर बांजगांव में आयोजित 9 दिवसीय श्रीराम कथा महायज्ञ के छठे दिन कथा पंडाल भावुकता से भर गया। कथा व्यास पंडित नकुल पंत महाराज ने भगवान श्रीराम और भरत जी के मिलाप प्रसंग का मार्मिक वर्णन किया, जिसे सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। कथा के दौरान पंडित नकुल पंत महाराज ने बताया कि जब भरत जी को भगवान श्रीराम के वनवास का समाचार मिला तो वे अत्यंत व्यथित हो उठे। उन्होंने राज्य और राजसुख को त्याग कर भगवान श्रीराम को वापस अयोध्या लाने का संकल्प लिया। चित्रकूट में जब भरत और श्रीराम का मिलन हुआ तो वह दृश्य अत्यंत हृदयस्पर्शी था। दोनों भाइयों का प्रेम, समर्पण और मर्यादा संपूर्ण मानव समाज के लिए आदर्श है। महाराज ने कहा कि आज के समय में राम भरत जैसा भाईचारा, त्याग और परिवार के प्रति समर्पण समाज को नई दिशा दे सकता है। श्रीराम कथा महायज्ञ के आयोजक एवं गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के महंत 108 मुनेश्वर गिरी जी महाराज तथा महंत यमुना गिरी जी महाराज ने समस्त क्षेत्रवासियों से अधिक संख्या में कथा श्रवण हेतु पहुंचने की अपील की। उन्होंने कहा कि श्रीराम कथा समाज में प्रेम, संस्कार, धर्म एवं एकता का संदेश देती है तथा युवाओं को अपनी सनातन संस्कृति से जोड़ने का कार्य करती है। भक्ति भाव सेवा परिवार के संस्थापक पंडित नकुल पंत महाराज एवं उनकी समर्पित टीम द्वारा कथा आयोजन को भव्य एवं दिव्य स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। उनकी टीम लगातार श्रद्धालुओं की सेवा, व्यवस्था एवं धार्मिक वातावरण को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। क्षेत्रवासियों ने आयोजन समिति एवं भक्ति भाव सेवा परिवार की सराहना करते हुए उनके प्रयासों की प्रशंसा की। कथा के दौरान श्रद्धालु भाव विभोर होकर जय श्रीराम के जयघोष करते रहे। पूरा कथा पंडाल भक्तिरस में डूबा रहा। कथा के पश्चात भजन कीर्तन एवं प्रसाद वितरण का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर नोबुगा फड़का क्षेत्र के बाजगांव, बायलाबूग, सुजान गांव, तपनीपाल, मारा गांव, कड़वाल गांव, कमलेख, मनरतला, गंभीर गांव, बटुलबाज सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं ग्रामवासी उपस्थित रहे। राम कथा कहती है, बाबा पूज्य तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सुंदर कौन है? जिसके कर्म सुंदर हैं वही सुंदर है। जिसके कर्म अच्छे हैं, जो धर्म के मार्ग में चलता है, जिसके मुख से राम नाम उच्चारित होता है, सीता राम उच्चारित होता है, वही क्या है? सुंदर है। तो प्रेम से बोलो सीताराम। जनकपुर के वासियों की तरह बोलो सीताराम। चाहे मुख में कत्ती लाखों लिपस्टिक पाउडर जिले लगा ली, सुंदरता उठे ना कौन है,
सुंदर तो सुपर्णखा छी, पति सुंदर, लेकिन कर्म कैसे थे? बेकार थे। इसलिए सुंदर कौन है? जो सीताराम कहता है। कहो जोर से, सीताराम। तो आप सभी लोग सुंदर हैं। कर्णप्रयाग विकासखंड सभागार में क्षेत्र पंचायत की त्रैमासिक बैठक ब्लॉक प्रमुख दीपिका मैखुरी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में 94 ग्राम पंचायतों के क्षेत्र पंचायत सदस्यों और ग्राम प्रधानों ने सक्रिय भागीदारी की। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने गांवों और क्षेत्रों से जुड़ी सड़क, पेयजल, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और सिंचाई जैसी मूलभूत समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। बरसात का मौसम नजदीक आने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें बदहाल स्थिति में हैं, जिससे लोगों को आवाजाही में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई गांवों में पेयजल संकट और बिजली की अनियमित आपूर्ति से ग्रामीणों की दिक्कतें बढ़ी हुई हैं। जनप्रतिनिधियों ने स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और विद्यालयों में शिक्षकों की समस्याओं को भी अधिकारियों के समक्ष रखा। जिला परियोजना अधिकारी आनंद भाकुनी ने जनप्रतिनिधियों की समस्याएं गंभीरता से सुनी और संबंधित विभागों के अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन मामलों में उच्च स्तर की कार्रवाई आवश्यक है, उन्हें तत्काल अग्रेषित किया जाए। ब्लॉक प्रमुख दीपिका मैखुरी ने कहा कि बैठक का उद्देश्य जनप्रतिनिधियों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करना है। उन्होंने बताया कि कई समस्याओं का समाधान बैठक के दौरान ही संबंधित अधिकारियों द्वारा कर दिया गया, जबकि शेष समस्याओं को संबंधित विभागों को अग्रेषित कर शीघ्र निस्तारण का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधि गांवों की समस्याओं को सीधे प्रशासन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं और सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है। बीडीसी बैठक के दौरान जनप्रतिनिधियों ने विकास कार्यों में तेजी लाने, पेयजल योजनाओं को दुरुस्त करने, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की मांग प्रमुखता से उठाई। अधिकारियों द्वारा समस्याओं के समाधान का आश्वासन मिलने के बाद जनप्रतिनिधियों ने उम्मीद जताई कि ग्रामीण क्षेत्रों की लंबित समस्याओं का जल्द समाधान होगा। लोहाघाट चंपावत छमनिया चौड़ स्थित स्टेडियम में स्पोर्ट्स कॉलेजों में प्रवेश के लिए आयोजित ट्रायल में चंपावत जिले के युवा खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून, हरि सिंह थापा स्पोर्ट्स कॉलेज पिथौरागढ़ और बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज लोहाघाट में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए आयोजित प्रारंभिक चयन ट्रायल्स में कुल 46 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इनमें से 38 खिलाड़ियों का चयन अंतिम ट्रायल के लिए किया गया। जिला क्रीड़ा अधिकारी चंदन सिंह बिष्ट ने बताया कि तीनों स्पोर्ट्स कॉलेजों के लिए आयोजित चयन प्रक्रिया में एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, क्रिकेट, फुटबॉल और वॉलीबॉल जैसी विभिन्न स्पर्धाओं में खिलाड़ियों ने अपनी क्षमता दिखाई। एथलेटिक्स में 25 प्रतिभागियों में से 22, बैडमिंटन में 10 में से 10, बॉक्सिंग में 2 में से 1, क्रिकेट में 6 में से 2, फुटबॉल में 2 में से 2 और वॉलीबॉल में 1 में से 1 खिलाड़ी अंतिम चरण के लिए चयनित हुआ। चयनित अभ्यर्थी अब अपनी ओर से आवेदन किए गए संबंधित स्पोर्ट्स कॉलेजों में निर्धारित तिथियों पर खेलवार अंतिम चयन ट्रायल देंगे। बिष्ट ने बताया कि बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज लोहाघाट के लिए आयोजित प्रथम चरण के ट्रायल में कुल 30 बालिकाओं ने प्रतिभाग किया, जिनमें से 28 बालिकाओं का चयन फाइनल ट्रायल के लिए हुआ। चयनित बालिकाएं 20 और 21 जून को छमनिया स्टेडियम में आयोजित अंतिम चयन ट्रायल में अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी। जिला क्रीड़ा अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई उदीयमान बालिका खिलाड़ी किसी अपरिहार्य कारणवश प्रारंभिक चयन ट्रायल में प्रतिभाग नहीं कर पाई हो तो वह जिला क्रीड़ाधिकारी की संस्तुति के साथ मुख्य चयन परीक्षा से 2 दिन पूर्व कॉलेज की चयन समिति के समक्ष ट्रायल देकर मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अंतिम अवसर प्राप्त कर सकती है। उन्होंने बताया कि उक्त स्पोर्ट्स कॉलेजों के लिए प्रारंभिक चयन प्रक्रिया का आयोजन शनिवार को टंकपुर में भी किया जाएगा। प्रारंभिक चयन प्रक्रिया के दौरान जिला क्रीड़ा अधिकारी के अलावा प्रधानाचार्य मनोज शर्मा, प्रदीप कौशल, पुष्कर सिंह सहित सभी प्रशिक्षक और कोच उपस्थित रहे। राष्ट्रीय कवि सुमित्रानंदन पंत की जयंती के अवसर पर ऋषिकेश के लेखक गांव में एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया।
इस सेमिनार का मुख्य विषय साहित्य पर्यटन पथ था, जिसमें देश भर के साहित्यकारों, विद्वानों और साहित्य प्रेमियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में प्रसिद्ध कवि डॉक्टर कुमार विश्वास ने मुख्य वक्ता के रूप में युवाओं को संबोधित किया। उन्होंने सुमित्रानंदन पंत की कविताओं और उनके योगदान को याद करते हुए कहा कि पंत जी की रचनाएं न केवल साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं, बल्कि पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत को भी जोड़ने का माध्यम बन सकती हैं। डॉक्टर विश्वास ने युवाओं में साहित्य की लौ जगाने की अपील की और कहा कि साहित्य पर्यटन के माध्यम से उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत किया जा सकता है। सेमिनार में साहित्य पर्यटन पथ को विकसित करने, साहित्यिक स्थलों को पर्यटन मानचित्र पर लाने और युवा पीढ़ी को साहित्य से जोड़ने पर विस्तृत चर्चा हुई। प्रतिभागियों ने सुमित्रानंदन पंत की जन्मभूमि और संबंधित स्थानों को साहित्य पर्यटन केंद्र बनाने का सुझाव दिया। कार्यक्रम में स्थानीय साहित्यकारों, शिक्षाविदों और युवा लेखकों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। आयोजकों ने कहा कि यह सेमिनार सुमित्रानंदन पंत की विरासत को आगे बढ़ाने और साहित्य को पर्यटन से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। देहरादून जिले के विकासनगर क्षेत्र में चाय बागान की भूमि पर की गई सीलिंग को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। स्थानीय किसानों और चाय बागान मालिकों ने इस कार्रवाई का विरोध किया है और इसे उनकी आजीविका पर हमला बताया है। क्षेत्र के कई चाय बागान मालिकों का कहना है कि राजस्व विभाग की टीम ने अचानक उनके बागानों की भूमि पर सीलिंग कर दी, जिससे उनकी फसल और रोजगार दोनों प्रभावित हो गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई बिना किसी पूर्व सूचना के की गई, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने बताया कि चाय बागान उनकी मुख्य आजीविका का साधन है। कई दशकों से ये बागान उनके परिवार की आय का प्रमुख स्रोत रहे हैं। अचानक सीलिंग से न केवल उनकी फसल बर्बाद होने का खतरा है, बल्कि सैकड़ों मजदूरों की रोजी-रोटी भी प्रभावित हो गई है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील की है कि इस मामले की जांच कर उचित समाधान निकाला जाए। उन्होंने कहा कि यदि सीलिंग की कार्रवाई सही है तो भी उन्हें पर्याप्त समय और वैकल्पिक व्यवस्था दी जानी चाहिए। प्रशासन के अधिकारियों ने कहा कि यह कार्रवाई नियमों के तहत की गई है और भूमि संबंधी विवादों को सुलझाने के लिए कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि किसानों की समस्याओं को गंभीरता से लिया जाएगा और उचित समाधान निकाला जाएगा। यह विवाद विकासनगर क्षेत्र में चाय बागान से जुड़े किसानों और प्रशासन के बीच तनाव को बढ़ा रहा है। स्थानीय स्तर पर इस मुद्दे को लेकर चर्चा तेज हो गई है और किसान संगठन भी सक्रिय हो गए हैं। प्रशासन का कहना है कि भूमि उपयोग नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए यह कार्रवाई की गई है, लेकिन प्रभावित परिवारों की कठिनाइयों को भी ध्यान में रखा जाएगा। स्थिति पर नजर रखी जा रही है और आगे की कार्रवाई के लिए उच्चाधिकारियों से भी चर्चा की जा रही है। वर्ष 2023 में 16 मई 2023 को कार्यालय जिलाधिकारी के स्तर से विकासनगर के लगभग 8 से 10 गांवों में चाय बागान सीलिंग की भूमि पर क्रय विक्रय पर रोक लगाई गई थी। बावजूद इसके जब ये रोक लगाई गई, इसके बाद 16 मई के बाद से लेकर वर्तमान तिथि तक शुरू में जब हमने अपनी छानबीन चालू करी सारी रजिस्ट्रियों को और जो नंबर प्रतिबंधित सरकार द्वारा किए गए थे, ग्राम बाबूगढ़ में, ग्राम रसूलपुर में और ग्राम अम्बाड़ी में, हमारे सामने कुल 41 रजिस्ट्रियां निकल कर आई, जो कि सब रजिस्ट्रार प्रथम और द्वितीय के स्तर से विकासनगर द्वारा की गई थी। जब इसकी हम लोगों ने जांच करवाई तो जांच में धीरे धीरे ये संख्याएं बढ़ती गई और वर्तमान में हमें सूचना के अधिकार में डीएम ऑफिस से ये एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूँगा। एक बार आप फोकस कर लीजिए। इसमें क्या अंकित किया गया है कि उपनिबंधक प्रथम के द्वारा 62 रजिस्ट्रियां, जिसमें से 46 वर्ष 2023 में, 19 2024 में और वर्ष 2025 में 5 रजिस्ट्रियां दर्ज की गई। इसी प्रकार उपनिबंधक द्वितीय विकासनगर के कार्यालय से 155 रजिस्ट्रियां वर्ष 2023 में, वर्ष 2024 में 56 और वर्ष 2025 में 15 रजिस्ट्रियां की गई। कुल रजिस्ट्रियों का आंकड़ा, जिसको हम शुरू से दावा करते हुए चल रहे थे कि रसूलपुर में 4 रजिस्ट्री की गई, बाबूगढ़ में 15 रजिस्ट्री की गई, अम्बाड़ी में 22 रजिस्ट्रियां की गई। इसके बाद जब हमने सरकार से इसमें जिला प्रशासन से सूचना के अधिकार में डिटेल मांगी
तो उन्होंने हमारे पास लगभग आप ये मान के चलिए 288 रजिस्ट्रियों का डाटा भेज दिया कि ये सारी वो रजिस्ट्रियां हैं जो इन दोनों रजिस्ट्रार के माध्यम से की गई है, सब रजिस्ट्रार प्रथम और सब रजिस्ट्रार द्वितीय के कार्यालय से। तो पहला बिंदु ये है कि जब ऐसी भूमि पे, चाय बागान की सीलिंग भूमि पे सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है कि क्रय विक्रय ऐसी भूमियों का नहीं हो। मसूरी विधानसभा क्षेत्र के आर्यनगढ़ वार्ड स्थित साकेत कॉलोनी के लोगों को जल भराव और सीवरेज की समस्या से जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शनिवार को यहां 9.05 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सीवरेज योजना का शिलान्यास किया। इसके साथ ही मंत्री ने कैनाल रोड स्थित एकता एवेन्यू में एमडीडीए द्वारा किए जाने वाले पार्क सौंदर्यीकरण कार्य की भी आधारशिला रखी। इस परियोजना पर 19.37 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि साकेत कॉलोनी में सीवरेज व्यवस्था बनने से क्षेत्र में स्वच्छता बढ़ेगी और लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा। मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने और समयबद्ध तरीके से काम पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ लोगों तक जल्दी पहुंचे, इसके लिए किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मसूरी क्षेत्र में कई विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इनमें सड़क सुधार, पेयजल, सीवरेज और पार्क सौंदर्यीकरण जैसी योजनाएं शामिल हैं। मंत्री गणेश जोशी ने स्थानीय लोगों से भी अपील की कि वे इन विकास कार्यों में सहयोग करें और किसी भी समस्या की जानकारी तुरंत प्रशासन को दें। इस मौके पर स्थानीय जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। यह परियोजना साकेत कॉलोनी और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत साबित होगी। सीवरेज व्यवस्था बनने से जल भराव की समस्या समाप्त हो जाएगी और स्वच्छता का स्तर भी बेहतर होगा। कैनाल रोड पर पार्क सौंदर्यीकरण से क्षेत्र की सौंदर्यता बढ़ेगी और स्थानीय लोगों को बेहतर मनोरंजन स्थल मिलेगा। नगर निगम देहरादून ने शहरवासियों को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। विकलांगों, बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों के लिए निःशुल्क ई-रिक्शा सेवा का शुभारंभ किया गया है। यह सेवा स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य कमजोर वर्गों को सुगम आवागमन की सुविधा देना है। नगर निगम आयुक्त नमामि बंसल ने बताया कि इस सेवा के तहत विशेष रूप से चयनित ई-रिक्शा पूरे शहर में संचालित किए जाएंगे। इन वाहनों पर विशेष स्टिकर लगाए गए हैं ताकि आमजन आसानी से पहचान सके। सेवा का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को नगर निगम कार्यालय से पंजीकरण कराना होगा, जिसके बाद उन्हें एक विशेष कार्ड जारी किया जाएगा। प्रशासन ने ई-रिक्शा चालकों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया है। चालकों को संवेदनशीलता, समयबद्धता और सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि सेवा को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। नगर निगम का कहना है कि यह पहल देहरादून को और अधिक समावेशी और सुगम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों, बुजुर्गों और महिलाओं के लिए यह सेवा बहुत उपयोगी साबित होगी, क्योंकि उन्हें अब अस्पताल, बाजार या अन्य जरूरी स्थानों पर जाने के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। नगर निगम ने आमजन से अपील की है कि वे इस सेवा का लाभ उठाएं और इसे और अधिक सफल बनाने में सहयोग करें। भविष्य में इस सेवा को और विस्तार देने की भी योजना है। यह पहल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सबका साथ, सबका विकास के विजन को मूर्त रूप देने वाली साबित हो रही है। नगर निगम का प्रयास है कि शहर के हर वर्ग तक सुविधाएं पहुंचाई जाएं और कोई भी व्यक्ति यातायात की समस्या से परेशान न हो।